Perfect, perfect, perfect. कोई 2 घंटे बाद दरवाजे पर आहट हुई तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैंने संगीता को कमरे में दाखिल होते हुए देखा। मेरी नज़रें बड़े गौर से उसके चेहरे का जायज़ा लेने लगी। मैं उसके चेहरे पर किसी तशवीश या परेशानी के आसार देखना चाहता था, लेकिन मुझे मायूसी हुई। वो तो मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही मालूम होता था जैसे ताज पैलेस में कोई ख़ास वाक़या पेश ही ना आया हो। तुम यहाँ आराम से तो हो प्रिंस? वो लफ्ज़ प्रिंस कहते हुए मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराई। पेड़ में कूदते हुए चूहे आराम में मखमल हो रहे हैं, मैं मुंह बनाकर बोला। अरे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो चौंक पड़ी। किसी ने पूछा ही नहीं? क्या जोगेंद्र ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये बटन? इतनी जल्दी मैं इतना बेतकल्लफ कैसे हो सकता हूँ? खुद ही खाना तलब करूँ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। संगीता मुस्कुराती हुई बोली। चलो खैर, दोनों साथ ही खा लेंगे, अभी मैंने भी नहीं खाया है। संगीता ने बटन दबाया तो कमरे में एक मुलाजिम दाखिल हुआ। संगीता ने उसे खाने के लिए हदायत दी और फिर उसके जाने के बाद मुझसे बोली, कल तुम्हारे लिए हर किस्म के लिबास तैयार करवा दिए जाएंगे। आज तो इन्हीं कपड़ों में सो जाना। कपड़ों की मुझे परवाह नहीं, बस खाली पेट परेशान किए हुए था। संगीता मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और हमेशा की तरह इस वक्त भी सिर्फ सफ़ेद साड़ी में मलबूस थी। अब तो बता दो, मुझे हिंदुस्तान क्यों लाना चाहती थी? मेरे जहन में कोई और बात नहीं आई तो मैंने फजूल ही उससे पूछ बैठा। मैं जमादार गोपाल को तुम्हारे हाथों जलील करवाना चाहती हूँ। वो कैसे? वक्त आने पर सब कुछ जान लोगे। बंदरगाह पर वो गैर मतवक्का तौर से आ टकराया। आखिर उसे तुमसे मिलने की ख्वाहिश क्यों है? वो सुलह सफाई करना चाहता होगा और तुम नहीं चाहती। सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर तुम्हें उससे क्या दुश्मनी है? इस नीच जात ने एक मर्तबा पिताजी की तौहीन की थी। पिताजी तो ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन मेरे दिल में वो कांटे की तरह चुभ गई थी। अब मैं जान चुकी हूँ कि वो जाप के ज़रिए सारंगा को अपने काबू में कर चुका है। ऐन मुमकिन है कि वो किसी वक्त सारंगा के ज़रिए से पिताजी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। लिहाजा मैं वो वक्त आने से पहले ही सांप का सर कुचल देना चाहती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि उसे कुचला जा सकेगा? क्यों यकीन क्यों ना हो, वह सारंगा का मालिक है। मुझे गणेश जी की आशीर्वाद हासिल है। ये टकराव बहुत हौलनाक साबित होगा, सिर्फ गोपाल के हक में। अचानक मुझे वो नस्वानी चीख याद आई और मैं उससे सवाल कर बैठा। संगीता चौंक सी पड़ी और उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। दूसरे ही लम्हे उसने खुद को संभाला और हंस दी। वो कोई कुछ खास बात नहीं, राजकुमारी वर्षा सीढ़ी से फिसल गई थी। मुझे उस बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने अपने अदमे यकीन का इजहार भी नहीं किया और बोला, ये राजकुमारी वर्षा कौन है? मेरी चचाजाद बहन, राजा रविशंकर की सबसे बड़ी बेटी। उनका मेरे सर पर बैठी बड़ी दिलचस्पी से ये गुफ्तगू सुनती रही। जब मुलाजिम खाने की ट्राली धकेलता हुआ कमरे में लाया तो संगीता खड़ी हो गई और बोली, चलो हाथ धो लो। कमरे से मुंसलिक बाथरूम में हाथ धोकर हम दोनों खाना खाने बैठ गए। खाने के दौरान में संगीता ने दूसरी बातें छेड़ दी। बम्बई के मौसम की बातें, बम्बई के लोगों की बातें। मैं बड़ी बेतवजी से उस गुफ्तगू में शरीक रहा। मेरा जहन तो सिर्फ जमादार गोपाल और वो नस्वानी चीफ पर सवार था। खाना खाने के बाद संगीता ने कहा, अब तुम आराम करो, मैं भी जाकर सोती हूँ, कल सुबह मुलाकात होगी। अच्छा, वो चली गई। मैं उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक भी नहीं गया, बस कुर्सी से उठकर सीधा बिस्तर पर जा गिरा। मैं वाकई बहुत थकन महसूस करने लगा और खाना खाने से पलकें भी बोझल हो गईं। क्यों सोहराब जी? अगर इनका बोले बगैर ना रह सकी। क्या तुम मुझसे इस चीज़ के बारे में नहीं पूछोगे? नहीं, मैं झल्ला कर बोला। मुझे क्या पड़ी है कि तुमसे कुछ मालूम करूं? तुम्हारी मर्जी। इनका ने लापरवाही से कहा और फिर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वो भी सोने के लिए लेट जाना चाहती हो।
अब मुझे अपनी जल्लाहट पर गुस्सा आने लगा। जब इनका खुद ही मेरे सर पर लेटकर आंखें बंद कर चुकी, अब मुझे उसके मुखातब करते हुए खजालत सी महसूस हो रही थी। मैंने सब बातों पर लानत भेजी और सोने की कोशिश करने लगा। नींद मेरी आंखों में मौजूद थी। जल्द ही मैं सो गया। दूसरी सुबह मेरे जागने के ज़रा देर बाद ही नाश्ता मेरे कमरे में पहुंच गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद संगीता भी आई। उसके साथ एक आदमी भी था। मालूम हुआ कि वो दर्जी है। उसने मेरा नाप लिया और चला गया। तीसरी पहर तक तुम्हारे लिए कई सूट तैयार होकर आ जाएंगे, संगीता बोली, और कल शाम तक तुम्हारे पास कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर होगा। तुमने कहा था कि आज मुझे दूसरे लोगों से मतआरफ कराओगी। मुझे ख्याल नहीं रहा कि तुम्हारे पास कोई माकूल लिबास नहीं है। अब इस मामले को कल सुबह पर उठा रखो। नाश्ते की मेज़ पर सारा ख़ानदान जमा होता है। वहाँ तुम सभी से मिल लोगे। क्या रात को खाने की मेज़ पर सब लोग नहीं होते? ना रात को ना दोपहर को, संगीता ने जवाब दिया। ख़ानदान के मुख्तलिफ ग्रुप मुख्तलिफ औकात में खाने खाते हैं। सिर्फ नाश्ते की मेज़ पर सबको जमा होना पड़ता है, क्योंकि ये चचा जी का हुक्म है, यानी राजा रविशंकर का। हाँ, संगीता के बयान के मुताबिक तीसरे पहर को मेरे लिए कई सूट तैयार होकर आ गए। मैंने एक सूट पहनकर तमानियत सी महसूस की। अब तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई बेयारो मददगार शख्स हूँ। संगीता ने मुझे एक कार की चाबी देते हुए कहा, फिलहाल तुम मेरी कार को अपने इस्तेमाल में रख सकते हो, लेकिन मुझे जाना ही कहाँ है? कहीं घूम फिर आओ। महल में पड़े पड़े क्या करोगे? संगीता की तजवीज़ ठीक ही थी। उसी शाम मैं ताज पैलेस से निकल खड़ा हुआ। संगीता की सफ़ेद कार की ड्राइविंग मैं खुद ही कर रहा था। बम्बई की सड़कें और गली कूचे मेरे लिए अजनबी तो थे नहीं। मैं यहाँ कुछ अरसा गुजार ही चुका था। क्या ख्याल है जमादार गोपाल से मिलोगे? मुझे इनका की सरगोशी सुनाई दी। वो कहाँ होगा? मैं बेसाख्ता पूछ बैठा। अपने घर पर, लेकिन मुझे उसका घर नहीं मालूम। मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। मैं इनका के बताए हुए रास्तों पर चल पड़ा। जमादार गोपाल का नाम आते ही मेरा खून खोलने लगता। उसी ने मेरी जिंदगी अजाब रसीद की थी। मैं चाहता था कि उसे कुछ मजा चखाऊं। उसे टकराने के लिए मुझे जिस ताकत की ज़रूरत थी, उससे मैं महरूम नहीं था। इनका मेरे साथ थी। वो एक रोज़ से मेरे और उसके ताल्लुकात में कशीदगी का अनसर पैदा हो गया था, लेकिन ये कशीदगी खुद मेरी ही कायम करदा थी। मैं ही रीटा की मौत की वजह से नाराज़ था। वो मुझसे बरगश्ता नहीं हुई थी। मेरा मूड ठीक होते ही हमारे ताल्लुकात अस्तवार हो जाते, और अब मैं यही सोच रहा था कि अपना मूड ठीक कर लूं। वो ये एहसास बड़ा तकलीफ़दा था कि वो बड़ी ताकतों का खिलौना बनकर रह गया हूँ, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं उनसे बगावत करके आसूदा नहीं रह सकता था। मेरी बेहतरी इसी में थी कि खुद को हालात के दहारे पर बहने दूँ। जब कार नीच जात के हिंदुओं की बस्ती में दाखिल हुई तो गलियों में खेलते हुए नंग धड़ंग बच्चे हैरत और दिलचस्पी से कार की तरफ देखने लगे। उसी बस्ती से शायद नादर ही किसी गाड़ी का गुजर होता होगा। बस्ती के दूसरे सिरे पर पहुंचकर इनका ने कार रोकने के लिए कहा। बस्ती के इस सिरे पर आम घरों से कदरे मुख्तलिफ और बड़ा एक मकान बना हुआ था। इनका ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, यही घर जमादार गोपाल का है। मैं कार का इंजन बंद करके उतर पड़ा। उस मकान के दरवाजे पर पहले ही से जमादार गोपाल खड़ा हुआ था। यूं मालूम होता था जैसे उसको मेरी आमद की इत्तला मिल गई हो। उसकी नज़रें मेरी ही तरफ उठी हुई थी और चेहरे पर बड़ी गंभीरता नजर आ रही थी। मैंने बेझिझक उसकी तरफ बढ़ता चला गया। जमादार गोपाल ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए थे कि मैं उसके करीब जाकर और पलकें झपकाए बिना उसे घूरने लगा। फिर दफ्तर मुझे ऐसे लगा जैसे जमादार गोपाल ने मुझसे कहा हो, क्यों मूर्ख, क्या तो अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ आया है? जमादार गोपाल के होंठ साकत रहे थे, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ अपने जहन की सीता से छूती महसूस हुई। इससे पहले भी एक मरतबा ईरान में मुझे ये तजर्बा हो चुका था। जमादार गोपाल को फ़ारसी नहीं आती थी, इसलिए उसने मुझसे बातें करने के लिए ख्यालात की मुंतकली का सहारा लिया। ज़ाहिर है कि वह सरंगा ही की मदद से ये तरीक़ेकार इख्तियार करता होगा। मैंने ज़हनी तौर पर जमादार गोपाल से कहा,
तुझे अपनी शक्ति पर बड़ा मान है, मैं तुझे खाक में मिला सकता हूँ, लेकिन अब तक नहीं मिला सका। मेरे होंठों पर जहरीली सी मुस्कुराहट फैल गई। तेरे भाग अच्छे थे कि तुझे एक महान शक्ति का सहारा मिल गया, लेकिन वह शक्ति तुझे ज्यादा अरसे तक महफूज नहीं रख सकेगी। ये फैसला होने का समय आ चुका है पलीद ज़ात कि कौन कब किस तक महफूज रहेगा। पलीद ज़ात के अल्फाज सुनकर जमादार गोपाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो शाम की तरह बल खा कर बोला, यूं मेरे मुंह न लग मूर्ख, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा तुझे इसी वक्त खाक में मिला दे। मैंने बड़ी हकारत से कहा, तू मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। इसे गालियां दो सोहराब, इनका ने मेरे कान में कहा। उसे खूब बुरा भला कहो, उसे इतना गुस्सा दिला दो कि ये तुम पर कोई वार कर बैठे, फिर मैं इसे संभाल लूंगी। तुम देखना कि मैं इसका हशर क्या करती हूँ। इनका ने ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि वो पहल जमादार गोपाल से ही क्यों करवाना चाहती है। बस चला ही जा यहाँ से। जमादार गोपाल गुर्राया, मेरे ज़बत का इम्तहान ना ले। जब मैं गुस्से से फटता हूँ तो ज्वालामुखी बन जाता हूँ। मैं तुझे ही इस ज्वालामुखी का ईंधन बना दूंगा, कुत्ते के बच्चे। मैं इनका की हदायत के मुताबिक गालियों पर उतर आया। तेरे शरीर में दौड़ता हुआ नाजायज़ खून, तेरी माँ का पाप मेरी शक्ति से नहीं टकरा सकता। जमादार गोपाल का चेहरा गुस्से के बायस कुछ और स्याह हो गया। मैंने उसके होंठों को हरकत में आते देखा। वो ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ा रहा था। इस तरह बाद चंद लम्हे गुजरे और फिर उसने मेरी तरफ फूंक मारी। वो फूंक थी या हवा का शदीद झोंका। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं किसी आंधी की जिद में आ गया हूँ। फिर फौरन ही मेरे चारों तरफ आग भड़क उठी। शोलों की लंबी लंबी जुबानें लपकने लगी। वो आग मेरे इर्द गिर्द कुछ फासले से भड़की थी, लेकिन बहुत ही सूरत से अपना हल्का तंग करती चली जा रही थी। मेरे आसान खता हो गए। शायद मेरे चेहरे पर हवाइयाँ भी उड़ने लगी होंगी। मैंने घबराकर इनका की तरफ देखा। मुझे तवक्का थी कि फौरन उस आग का कोई तोड़ करेगी, लेकिन वह बड़े इत्मीनान से मेरे सर पर बैठी हुई मुस्कुराती रही। इन चंद ही लम्हात में वो आग मेरे कदमों तक पहुंच चुकी थी। एक शोला मेरे चेहरे की तरफ लपका। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैंने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढांप लिया। उस आग से मेरे चेहरे को झुलस जाना चाहिए था, लेकिन वो आग थी। मुझे तो यूं लगा जैसे किसी ने बर्फ पीसकर मेरे चेहरे पर खींच मारी हो। चेहरे पर ही नहीं बल्कि सारे जिस्म पर ठंडक का एहसास हुआ। आग के ठंडे शोले मेरे जिस्म को अपने लपेट में लिए हुए थे, मगर इससे पहले कि मैं ठंडक से बर्फ की तरह मंजमंज हो जाता, वो आग खुद ब खुद बुझ गई। जमादार गोपाल तहकीराना अंदाज में हंस रहा था। फिर उसकी हंसी बतदरीज एक मकरूह कहके में ढलती चली गई। मैं खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरी तजलील की थी। अब मेरा भी एक चमत्कार देख ले गोपाल, मैंने इनका की हदायत के मुताबिक कहा और ज़मीन से एक चुटकी खाक उठाकर जमादार गोपाल की तरफ उछाल दी। जमादार गोपाल झुककर एक कदम पीछे हट गया और फिर मैंने देखा कि उसके गिर्द एक गुलशन महकने लगा था। रंगारंग फूल झूम रहे थे। सारी फिदा खुशबू से मुअत्तर हो गई थी। बहुत खूब। जमादार गोपाल जहरीले अंदाज में मुस्कुराया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं इन्हीं फूलों को तुम्हारे लिए शाम बना सकता हूँ। फिर उसने एक फूल की तरफ हाथ बढ़ाया। वो इस फूल को तोड़कर मेरी तरफ फेंकना चाहता था। गालबन फूल नाग बनकर मेरे जिस्म से लिपट जाता, लेकिन गोपाल की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। फूल से उसकी उंगलियां मिस हुई तो उसके मुंह से चीख निकल गई। यूं मालूम हुआ जैसे उसने फूल की बजाय किसी अंगारे को छू लिया हो। वो बुरी तरह अपना हाथ झटकने लगा। देखा जमादार गोपाल, मैंने कहका लगाकर कहा, तुम मेरे लिए ठंडे शोले पैदा कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए दहकते हुए फूल उगा सकता हूँ। उसी लम्हे वो सारा गुलशन नजरों से उजल हो गया जो इनका का पैदा करता था। मैं वक्त आने पर तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। जमादार गोपाल की गुर्राई हुई आवाज मेरे जहन से टकराई। तुम इसी वक्त जवाब दो जमादार, मैं मुंतजिर हूँ। जमादार गोपाल अब इतने गुस्से में था कि उसके मुंह से झाग उड़ने लगे। वो बाछों से पानी उड़ाते हुए किसी घोड़े की तरह नजर आ रहा था। फिर वो बोला, अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं तुम पर फैसला कुन वार करूं। बस अब चले जाओ यहाँ से।
फिर वह मेरा जवाब का इंतजार किए बगैर तेजी से मुड़कर घर में चला गया। दरवाज़ा एक पुरशोर आवाज़ के साथ बंद हुआ। मैंने इनका की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मायूसाना तासरात फैले हुए थे। अफसोस कि तुम उसे गुस्सा नहीं दिला सके। वो बोली, तुम्हें उसको इतनी गालियां देनी चाहिए थी कि वो बेकाबू हो जाता। उसने अपना एक मंत्र तो मुझ पर आजमा ही लिया था। ठंडे शोले, इनका ने मुंह बनाकर कहा, इन शोलों से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, या पहुंचा है तो क्या तुम चाहती थी कि वो मुझे जहन्नम में रसीद कर दे? मैंने झल्लाकर कहा, ज़रूर करे, बस उसके बाद ही मैं इस मामले को कायदे के साथ अपने हाथ में ले लेती। यानी ये ज़रूरी था कि मुझे कुछ तकलीफ़ पहुंच जाए। मैंने कहा कि तुम्हें तकलीफ़ पहुंचने से पहले ही मैं इस मामले को अपने हाथ में ले लेती। आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ जाता? जिन ताकतों को तुम लोगों की ज़ुबान में मावराई ताकतें कहा जाता है, उन ताकतों के भी कुछ मुआहदे हैं। ये ताकतें जब आपस में टकराते ही तो पहल करने वाली ताकत को किसी न किसी एतबार से घाटे में रहना पड़ता है। मुझे वो घाटे का सौदा मंजूर नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये पहल जमादार गोपाल की तरफ से हो। जमादार गोपाल की तरफ से पहल होने का मतलब गोया ये है कि सरंगा ने पहल की, लेकिन सरंगा की तरफ से तो कई बार हो चुके हैं। पहले उसने मुझे आलाकार बनाकर संगीता को कत्ल करवाना चाहा, और फिर जहाज़ की गरकाबी में भी उसकी शरारत थी। हाँ वो तो है, लेकिन इनका सोच में पड़ गई। ऐसे मालूम हुआ जैसे वह मुझे मुतमिन करने के लिए कोई और नुक्ता तलाश कर रही हो। मैं कार की तरफ बढ़ गया। मुझे फिर इनका पर गुस्सा आने लगा। वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं अब यकीन कर चुका था कि मुझे अंधेरे में रखना चाहती है। कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर थी जिसे मुझसे छुपाया जा रहा था। जब कार हरकत में आई तो भी इनका सोच में डूबी हुई थी, और जब कार उसी बस्ती से निकल आई तो भी उसके चेहरे पर गौर फिक्र के आसार नज़र आ रहे थे। आखिर मैं उसे टोक बैठा, क्या तुम इतनी देर में भी कोई कहानी नहीं घड़ सकी? इनका इस तरह चौंकी जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। क्या कहा तुमने? अपना सर मैं मुंह बनाकर बोला। तुम बाज़ औक़ात हिंदुस्तान की घरेलू औरतों की तरह चिड़चिड़े नज़र आने लगते हो। इनका ने हंस कर कहा। इस तमक्खर पर मुझे और ताव आ गया, लेकिन मैं खामोश ही रह गया। अंधेरा फैल चुका था। सड़कें रोशनी से जगमगाने लगी थीं। बम्बई की सबसे बड़ी सड़क मोहम्मद अली रोड पर ट्रैफिक का खासा हजूम था। मैं कार में उसी सड़क पर चला जा रहा था। मेरी कोई मंजिल नहीं थी, बस यूं नहीं कार का पेट्रोल फूंक रहा था। जब मैं ड्राइविंग करते करते थक गया तो एक बड़े होटल के जगमगाते हुए न्यून साइन को देखकर गाड़ी रोक दी। इनका ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्यों रुका हूँ। जब मैंने एक मेज़ का इंतखाब कर लिया और बैठने के लिए कुर्सी घसीट ली तो वो बोली, मैं यहाँ खतरे की बू सूंघ रही हूँ, बेहतर होगा कि यहाँ ना बैठो, तुम अपनी नाक का इलाज कराओ इनका। मैंने तमस्खराना अंदाज वाले बात में कही, ये तो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन मुझे वाकई खतरे की बू आ गई है। सूंधी सूंधी सी बू है या मीठी मीठी सी। मैं इनका का मजाक उड़ाने पर तुला हुआ था। इनका चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर गौर फिक्र के आसार नज़र आ रहे थे। एक वेटर मेरे करीब आकर रुक गया। मैं खाने का आर्डर देने के ख्याल से उसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो मेरा चेहरा पूरी तरह उसके सामने हो गया और मैंने उसे चौंकते देखा। उसका मुंह खुला और फिर बंद हो गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी के सामने अचानक कोई ऐसी शख्सियत आ जाए जिससे टकराव की ज़रा भी तवक्का ना हो। क्या बात है? मैं उसे घूरता हुआ अंग्रेज़ी में बोला। कुछ नहीं जनाब, उसने जल्दी से कहा। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पहले ये बताओ कि मुझे देखकर चौंके क्यों थे? नहीं तो जनाब, मैं भला क्यों चौंकने लगा? वेटर ने सटपटा कर कहा। कोई बात तो ज़रूर है, मुझे उसकी आंखों में झांकता हुआ धीरे से बोला तो वो बलगें झांकने लगा। खैर छोड़ो, मैंने उसके हाथ से मेनू ले लिया और उसे खोलकर खानों की फहरिस्त पर नज़रें दौड़ाने लगा। हरूफ मेरी आंखों के सामने कीड़े मकोड़ों की तरह नाचने लगे, क्योंकि वेटर के चौंकने में खासा जहनी इंतशार में मैं मुब्तला हो चुका था। जैसे तैसे मैंने मेनू पढ़कर खाने का आर्डर नोट कराया और कुर्सी की पुश से टिक कर आंखें बंद कर ली। मैं अचानक खुद को बहुत थका हुआ महसूस करने लगा। 6-7 ही सेकंड बाद मैंने आंखें
खोल दी और इधर उधर देखने लगा। मेरी नज़रें उसी वीटर पर पड़ी और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो किचन की तरफ जाने की बजाय मैनेजर के कमरे की तरफ जा रहा था। अचानक मैनेजर के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला। शायद वो मैनेजर ही होगा। वेटर वहीं रुककर उससे कुछ कहने लगा। फिर उसने एक बार पलटकर मेरी तरफ देखा तो मैंने जल्दी से अपना रुख बदल लिया। ताहम मैं किन अखियों से उन दोनों की तरफ देखता रहा। मैनेजर बड़े गौर से वेटर की बातें सुनता रहा और सर हिला रहा था और उसकी निगाहें मेरी तरफ लगी हुई थी। ये क्या चक्कर है इनका, मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाया। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे खतरे की बू आ रही है। ठहरो, मैं मालूम करके आती हूँ, इनका ने कहा और फुदक कर मेरे सर से उतर गई। मैं किन अखियों से देखता रहा कि मैनेजर से बात करने के बाद वो वेटर अब किचन की तरफ जा रहा था और मैनेजर वापस अपने कमरे में चला गया। ये सूरत हाल मेरे लिए तशवीशनाक तो थी लेकिन परेशान कुन नहीं थी। मैं सोच रहा था कि जब इनका मेरे साथ है तो मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत। कोई 5 मिनट बाद इनका मेरे सर पर वापस आ गई। क्या पता चला, मैंने बेताबी से पूछा। पुलिस, मैं चौंक पड़ा। हाँ हाँ पुलिस, इनका ने जवाब दिया, लेकिन वह ज़रा बराबर भी परेशान नहीं मालूम हो रही थी। मगर क्यों? मैंने बेचैनी से पहलू बदला। क्या भूल गए तुम बम्बई के में एक जुर्म कर चुके हो? जुर्म? जमादार गोपाल की लड़की सरिता का तुमने क्या हशर किया था? ओह, मैंने चौंक कर कहा। लेकिन वो वेटर मुझे कैसे पहचान गया? उसका सरिता वाले मामले से क्या ताल्लुक था? वो इसी बिल्डिंग में रहता है जहां तुम्हारा क़याम था और जहां तुमने एक नौजवान के साथ मिलकर सरिता की आबरू रेजी की थी। ये जवान सुन लेने के बाद मैंने फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा, बस इनका की तरफ देखता हुआ सोच में डूबा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। ठीक है, इनका भी मुस्कुराकर बोली, समझ गई कि तुम क्या लाहे अमल मुरतब कर रहे हो, अब ज़रा लुत्फ़ रहेगा। मैंने बड़े खुशगवार मूड में कहा। वेटर खाना लेकर आ रहा था, इसीलिए मैंने इनका से गुफ्तगू का सिलसिला मुंतक़े कर दिया। करीब आकर वेटर ने खाना मेज़ पर चुन दिया और बोला, मज़ीद कोई खिदमत जनाब? फ़िलहाल कुछ नहीं, जाओ, मैंने हाथ हिलाकर कहा। वेटर मुतबाना अंदाज में सर को खफीफ सी जुम्बश देकर चला गया और मैंने सारी तवज्जो खाने पर मबजूल कर दी। मैंने तमाम परेशान कुन ख्यालात को जहन से झटक दिया और खाने से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज होने की कोशिश कर रहा था। खाना खा चुकने के बाद जब मैंने निपकिन से हाथ साफ किए तो एक पुलिस अफीसर होटल में दाखिल होता नजर आया। वो हाल पर एक निगाह तायराना डालता हुआ मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने उसी कमरे में दाखिल होते और फिर जल्द ही बाहर निकलते हुए भी देखा। अब मैनेजर भी उसके साथ था। वो वहीं दरवाजे पर रुककर बातें करने लगा। वेटर, मैंने पुकारा। वेटर, जो ज़्यादा दूर नहीं था, लपक कर मेज़ के पास आ गया। काफ़ी, मैंने ख्याल करते हुए कहा और वेटर के जाने के बाद टूथपिक ऐश ट्रे में डालकर कुर्सी की पुश से टिक गया। पुलिस अफसर अब मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और हाल पर तायराना नज़रें दौड़ाता रहा। मुझे वहाँ कई खूबसूरत चेहरे नज़र आ रहे थे जिनको देखकर आंखों को सरूर मिल सकता था। पुलिस अफसर मेज़ के करीब आकर रुक गया। मैंने चौंकते हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आवाज़ में अस्तजाब की लहर पैदा करता हुआ बोला, फरमाइए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? पुलिस अफसर के अंदाज में हचकचाहट थी, लेकिन यहाँ और मेज़ें भी खाली पड़ी हैं। मुझे आपसे चंद बातें करना थी। मुझसे? अच्छा, तशरीफ़ रखिए। पुलिस अफसर बैठ गया। उसके चेहरे पर अब भी तज़बज़ब के आसार थे। गालिबन मेरे लिबास, अंदाज तखातब और रख रखाव से वो कुछ मरऊब था। उसे जो इत्तला मिली थी वो मेरी मौजूदा शख्सियत पर मुंतबिक नहीं हो रही थी, लिहाजा उसकी मुतज़ब्ज़ब होना कुदरती अमर था। जी, मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या मैं आपका नाम पूछने की जसारत कर सकता हूँ? क्यों? मैंने पेशानी पर बल डालकर पूछा, लेकिन दिल ही दिल में खूब हंस रहा था। दरअसल, पुलिस अफसर ने हचकचाते हुए कहा, मुझे आप पर एक ख़ास शख्सियत का शुबा हो रहा है। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि आप वो तो नहीं हैं। वो से आपकी क्या मुराद है? मैं अपने दिल में मचली हुई मुस्कुराहट को होंठों पर ले आया। मेरा मतलब है मिस्टर सोहराब तो नहीं है? पुलिस अफसर का अंदाज बड़ा अहमकाना था। जी नहीं, मेरा नाम राहील है,
प्रिंस राहील, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपने राजा रविशंकर का नाम तो सुना है तो मैं बता दूं कि वो आजकल मेरे मेज़बान हैं और मैं ईरान से आया हुआ हूँ। ओह, राजा साहब को कौन नहीं जानता, आप उनके मेहमान हैं। अगर आपको यकीन नहीं आया तो फ़ोन करके तस्दीक कर लीजिए। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं दखल अंदाजी की माफ़ी चाहता हूँ। पुलिस अफसर खड़ा हो गया। उसी वक्त वेटर कॉफ़ी ले आया। तशरीफ़ रखिए ना, मैंने पुलिस अफसर से कहा। एक कप कॉफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया, लेकिन मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। आपकी मर्ज़ी, मैं शाने उचकाकर बोला और कॉफ़ी बनाने के लिए मेज़ पर झुक गया। पुलिस अफसर लंबे लंबे ढग भरता हुआ मैनेजर के कमरे की तरफ चला गया। उल्लू का पट्ठा, मैंने दिल ही दिल में कहकर एक हल्का सा कहका लगाया। मेरा अंदाज़ा है कि वो इस वक्त ताज पैलेस में फ़ोन कर रहा होगा। इनका बोली ज़रा मालूम करके आऊँ। मैंने प्याली में कॉफ़ी बनाकर एक घूंट लिया और फिर सिगरेट सुलगाने लगा। मैं देख रहा था कि मैनेजर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अगर इनका का कयास दुरुस्त था तो फिर ये बात सोची जा सकती थी कि पुलिस अफसर ने ही मैनेजर को वहाँ फ़ोन किया होगा। मकसद यही हो सकता था कि जितनी देर में ताज पैलेस फ़ोन करके मेरे बयान की तस्दीक की जाए, उतनी देर तक मेरी निगरानी होती रहे। इनका जल्द ही मेरे सर पर वापस आ गई और बोली, मैं गलती पर नहीं थी। उसने ताज पैलेस फ़ोन करके पूछा था क्या प्रिंस राहील तशरीफ़ रखते हैं, और उसे जवाब मिला कि वो शाम से कहीं गए हुए हैं। फिर जवाब देने वाले ने फ़ोन करने वाले का नाम पूछा था, लेकिन पुलिस अफसर ने जवाब देने की जहमत नहीं की और सिलसिला मुंतक़े कर दिया। मैंने देखा कि पुलिस अफसर अब कमरे से निकलकर मैनेजर से गुफ्तगू कर रहा था और उसके अंदाज से बरफ्तगी ज़ाहिर हो रही थी। शायद वो मैनेजर से कह रहा था कि उसकी ज़ात से बिला वजह पुलिस का वक़्त ज़ाया हुआ। मैनेजर कुछ परेशान नज़र आने लगा और उसने इशारे से वेटर को बुलाकर उसे डांट पिलानी शुरू कर दी। पुलिस अफसर इस दौरान में दरवाजे का रुख कर चुका था। मैं इस ड्रामे से बेहद लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। उस वेटर के चेहरे पर नज़र आने वाली बेचारगी देखने की चीज़ थी। कॉफ़ी पीकर मैंने बिल की अदायगी की और होटल से उठ गया। जब मैं होटल के दरवाजे से निकला तो इनका बोली, पुलिस अफसर अभी गया नहीं है, कुछ फासले पर अपनी कार में बैठा हुआ है। क्यों? मुझे तअज्जुब हुआ। वो तुम्हारी निगरानी करके देखना चाहता है कि तुम कहाँ जाओगे। अगर तुमने ताज पैलेस का रुख किया तो वो बिल्कुल मुतमिन हो जाएगा। अच्छा, मैं हंस पड़ा। तो फिर मैं उसे मुतमिन किए देता हूँ। मैंने कार स्टार्ट की और चल पड़ा। पुलिस कार वाकई मेरे पीछे लगी हुई थी, लेकिन तआक़ुब के दौरान में दरमियानी फासला बहुत ज़्यादा रखा गया था। ये तआक़ुब ताज पैलेस तक जारी रहा। ताज पैलेस के बरामदे में जोगिंदर ने मेरा इस्तकबाल किया और बोला, देवी जी काफ़ी देर तक आपका इंतज़ार करने के बाद अपनी ख्वाबगाह में जा चुकी हैं। उन्होंने आपके लिए ये पैगाम छोड़ा है कि अब सुबह ही मुलाकात होगी। अच्छा, मैंने सर हिला दिया। जोगिंदर मुझे ख्वाबगाह तक पहुंचाकर वापस चला गया। मैं शब ख्वाबी का लिबास पहनकर सोने के लिए लेट गया। आज की तफरीह के बाद मैं खासे अच्छे खुशगवार मूड में था। मेरा जी चाहा कि इनका से इधर उधर की बातें करूं, लेकिन जब मैंने अपने सर की तरफ ध्यान दिया तो पता चला इनका मौजूद नहीं है। वो कहीं जा चुकी थी। मैंने मुंह बनाकर आंखें बंद की और करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। मैंने इस सवाल से उलझना हमाकत समझा कि इस वक्त इनका कहाँ गई होगी। मैं कितनी देर तक सो सका इसका जवाब मुश्किल है। मेरी आंख किसी खटके से खुली थी। मैं अभी अपनी आंखें मल ही रहा था कि वो आवाज़ फिर सुनाई दी। कोई होले होले कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैं बिस्तर से उठकर स्लीपर पहनने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि इस वक्त कौन आ सकता है। ले देकर संगीता ही का नाम जहन में उभरा था, मगर इस वक्त वो क्यों आने लगी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी हैरत और बढ़ गई। वो मेरे लिए एक कतई अजनबी चेहरा था, लेकिन थी वो इतनी ही हसीन कि मेरी पलकें झपक गईं। निकलते हुए कद आवर भरभरे जिस्म की उस हसीना का चेहरा बड़ा ख्वाबनाक सा था। नीम आंखों से शराब टपकती हुई महसूस हो रही थी। खुले हुए स्याह बालों की घटाएं उसके मरमरी शानों पर टूट टूट कर बिखरी थी। वो एक हरीजी से
कपड़े का नाउट गाउन पहने हुए थी, जिससे उसके ज़ैरे जामे साफ नज़र आ रहे थे। ज़ाहिर है कि इस सूरत में उसके शबाब की तमाम तर लताफ़तें भी पोशीदा नहीं रह सकती थी। मैंने जब उसके सरापे का जायज़ा लिया तो मुझे एक झुरझुरी सी आ गई। वो बड़े अंदाज से खड़ी हुई थी और उसके भीगे भीगे से होंठों पर मुस्कुराहट भरी हुई थी। खातून, मैं भराई हुई आवाज़ में बोला, शायद आपने किसी गलत दरवाजे पर दस्तक दे दी है। नहीं, मैं कभी गलत दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। उसकी दिलकश आवाज़ में भी ख्वाबनाकी का गहरा तासुर था। ओह, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान सका। मैं एक औरत हूँ, क्या औरत को नहीं पहचान सके? बड़ा अजीब सा सवाल था। मैं चुपचाप होकर रह गया। फिर जब उसके कदम आगे की तरफ उठे तो मैं खुद ब खुद पीछे हट गया। वो कमरे में आ गई और उसने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अचानक अपनी दोनों कलाइयाँ मेरी गर्दन के पीछे अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा दी। तो मुझसे क्यों भागना चाहते हो मेरे शहजादे? वो मेरी आंखों में देखती हुई बड़ी यास अंगेज लहजे में बोली। जवाब में मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल सका। एक गैर मुतवक्का सूरत हाल और फिर एक मचलती हुई जवानी का कुर्ब मेरे तमाम जिस्म सनसाने लगा। मेरी बरसों से तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी शहजादे, वो सरगोशी करने वाले अंदाज में बोली। अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूंगी। मैं तुमको अपने वजूद में समेट लूंगी। उसकी कलाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता आगे सिड़क रही थीं। जल्द ही उसके बाजू मेरे कंधों पर आ गए और उसने अपने हाथों को मेरे सर पर पहुंचा दिया। वो मेरी बालों से खेल रही थी। अब हमारे दरमियान कोई फासला बाकी नहीं रहा था। जब हमारे जिस्म एक दूसरे से टकराए तो मुझे अपने हवास पर बिजली कड़कती महसूस हुई। बेइख्तियार मेरे दोनों हाथ उसकी कमर तक पहुंच गए। मेरे शहजादे, मेरे शहजादे, वो सरगोशी करती हुई मेरे सर को अपने चेहरे पर झुकाती चली जा रही थी। उसकी बातें मेरे लिए नाकाबिले फ़हम थी। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं किसी ड्रामे की रहल सहल में हिस्सा ले रहा हूँ। इन बातों को ड्रामे के अलावा और क्या समझा जा सकता था? वो बातें मेरे लिए शदीद उलझन और हैरत का सबब बन गई थीं। लेकिन उसके महकते हुए कुर्ब ने इस हैरत और उलझन पर खुमार की तहें चढ़ा दी। मैं उसकी तशन्ना लबी का गम गुसार बन गया। मेरे जलते हुए होंठ उसके प्यासे होंठों से बातें की। मेरे मुतहरिक हाथ उसके शबाब से आशना हुए। उसकी आंखों से छलकते हुए जाम मेरे वजूद में मुंतकिल होते रहे और मैं इतना मखमूर हो गया कि उसके फूल से बदन को अपनी गोद में उठाकर डगमगाते कदमों से बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। वो मेरे गर्दन में जैसे लटकी हुई थी और उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा रखा था। मैंने उसे बिस्तर पर डाल दिया, लेकिन उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन से जुदा नहीं होने दी। उसकी खुद सुपुर्दगी का ये आलम पुकार पुकार कर कह रहा था कि बरसों की प्यास बुझाना चाहती हूँ। मैं भी पागल था, दीवाना था और सब कुछ भूल गया। न मुझे ये याद रहा कि मैं किसी का मेहमान हूँ, न मेरे जहन में ये सवाल उभरा कि ये बुते काफिर कौन है। बस वो औरत थी और मैं मर्द था, लाजमो मलजूम। वो शदीद रंजगिस्ता हो चुकी थी। शहजादे, उसने मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए सरगोशी की। उसकी सरगोशी में एक पुकार थी, एक मुतालबा था। उधर मेरे जुनून ने भी सारी मंजिलें तय कर लीं और अब सैराब हो जाना चाहता था। मैंने वह सब कुछ नोच डाला जो उसके बदन पर था और वह सब कुछ भी खोट डाला जो उसके बदन से जुदा नहीं हो सकता था। वो मुझे तड़कर मुझसे लिपट गई। उसने मेरे शाने में दांत गाड़ दिए। मैंने उसके होंठों को भंबोर डाला। मेरे वजूद में प्यूसत हो जाना चाहती थी। मैंने उसके असबाब फराहम किए। मेरी ख्वाहिश उससे मुख्तलिफ तो नहीं थी। हमने इकाई को खुद पर मुंतबक कर लिया। हमारे पसीने में भी महकार थी। शहजादे, 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 उसकी सरगोशियाँ मेरे सीने से टकरा रही थी। आखिर मेरा एक एक नफस लज्जत व शर्जारी की फ़िज़ाए बीकरा में फैल गया। मैं उसकी रानाइयों को नचोड़ चुका था। वो मेरे वल्वलों को निढाल कर चुकी थी। हम उसके बाद भी प्यूसते जा रहे। वो मुझसे जुदा नहीं होना चाहती थी और मैं उससे जुदा होने की सकत नहीं पा रहा था। हम बहुत देर तक सकूत से आशना रहे। शहजादे, अब तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? वो अपने इसी ख्वाबनाक अंदाज में बोली।
नहीं, मैंने आहिस्ता से कह तो दिया, लेकिन अब मुझ पर एक नामालूम सा खौफ तारी होता जा रहा था। वो कौन थी, क्या थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था, और जो कुछ हो गया था वो कोई मामूली बात नहीं थी। कियास करना मुश्किल ही था कि उसके नताइज क्या होंगे। वो कुछ देर तक मेरे बाजू पर सर रखे लेटी रही और फिर उठती हुई बोली, अब मुझे जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। मैं जवाब में एक लफ्ज़ भी ना बोल सका। वो अपना गाउन पहनने लगी। उसके चेहरे का वो ख्वाबनाक तासर अब भी कायम था। वो ज़रा भी नढाल नहीं मालूम हो रही थी। ताजगी और शादाबी का वही आलम। जब वो जाने के लिए तैयार हो गई तो उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। क्या तुम मुझे रुखसत नहीं करोगे? उठो, मुझे अलविदाई प्यार करो। मैं किसी सहरज़दा शख्स की तरह उठकर उसके करीब चला गया। वो मेरे गले में बाहें डालकर झूल गई और अपने लबों की हलावत मेरे होंठों तक मुंतकिल करने लगी। एक तवील बूसे के बाद हम एक दूसरे से जुदा हुए। अलविदा मेरे शहजादे, अलविदा, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। वो उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अब उसके चेहरे पर गमनाक सा तासर था और वह सरगोशियों में कह रही थी, मेरा इंतज़ार करना शहजादे, कल मैं फिर आऊँगी। हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा नहीं हो रहे। तवील जुदाई की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ कल तक की जुदाई है। अलविदा शहजादे, अलविदा। मैं अपनी जगह पर बेहसो हरकत खड़ा हुआ था और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुकी थी। अब मैं कमरे में तन्हा था, लेकिन उसके बदन की खुशबू अब भी मेरे हवास पर छाई हुई थी। मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और फिर आहिस्ता से मुड़कर बिस्तर पर जा गिरा। इस वक्त मेरी नज़रें दीवार गिरी कलाक की तरफ गईं। 3:20 हो चुके थे। मैंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि मैंने उस बुते तनाज के साथ कितना वक्त गुजारा था, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था जैसे पल भर में सब कुछ हो गया हो। ताज पैलेस सन्नाटे में डूबा हुआ था और इस सन्नाटे में मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। इन धड़कनों में एक खौफ रचा हुआ था। ये वाक़या लोगों के इल्म में आ गया तो क्या होगा? ये सवाल शिद्दत इख्तियार करता रहा और मेरी परेशानी बढ़ती रही। बाकी रात आंखों ही आंखों में कट गई। मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी। जब हम मदहम मदहम उजाला फैला तो मैं गुस्ल करने में घुस गया। काफ़ी देर तक बाथटब के नीम गर्म पानी में लेटा रहा। उससे जिस्म की कसलमंदी तो रफ़ा हो गई, लेकिन रूह और जहन का बोझ बदस्तूर रहा। 7 बजे तक मैं कपड़े पहनकर तैयार हो चुका था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यकलख्त मेरा दिल उछड़ पड़ा। यूं लगा जैसे वो फिर आ गई हो। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन दस्तक जारी थी। कौन? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, आप जाग चुके हैं प्रिंस? जोगिंदर हूँ, अंदर आ जाओ, मैंने इत्मीनान से सांस लेते हुए कहा। दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। मुझे देवी ने भेजा था कि आपको जगा दूं। 7:30 बजे सब लोग नाश्ते की मेज़ पर पहुंच जाते हैं। आप भी तैयार रहिएगा। मैं तैयार हूँ, बस मैं आपको जिगाने आया था, कोई और काम नहीं है। जोगिंदर चला गया और मैंने एक सिगरेट निकाल कर जला ली। 20 मिनट गुजरे थे कि संगीता मेरे कमरे में आ गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसे मालूम होता था जैसे वो रात भी जागी हो। मैंने अपने इस ख्यालात का इजहार भी कर दिया। वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, मैं रात भर इबादत में मसरूफ़ रही हूँ, इसीलिए तो मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारा इंतज़ार किए बगैर अपनी ख्वाबगाह में चली गई थी। वैसे आंखें तो तुम्हारी भी सुर्ख हो रही हैं। रात का एक पहर बाकी था कि मेरी नींद उचट गई थी। उसके बाद मैं सो नहीं सका। अच्छा आओ, अब उठ चलो। नाश्ता? तुम्हारा नाश्ता तो खैर यहाँ भी आ सकता था, लेकिन मैं तुम्हें तमाम लोगों से मुतारफ़ कराना चाहती हूँ। मैं उठा और संगीता के साथ चलता हुआ कमरे से निकल गया। आज की रात बड़ी अहम है। संगीता मेरी तरफ देखती हुई उठी। क्यों? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने रात भर जो इबादत की है वो बेसबब तो नहीं हो सकती। मैं सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा। हम इस वक्त एक तवील राहदारी को तय कर रहे थे। उस राहदारी से दूसरी कई राहदारियां भी फूटी थीं। अचानक उनमें से एक राहदारी की तरफ से कई कह के उभरे और संगीता मुझे कुछ बताते बताते रुक गई। ताज पैलेस में खासी चहल पहल थी। खानदान के लोग अपने अपने कमरों से निकलकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे थे।
मैं और संगीता जब उस हाल में दाखिल हुए तो वहाँ आधे से ज़ायद लोग जमा हो चुके थे। उनका अंदाज़ा मुझे इस बात से हुआ कि अब बस एक चौथाई के करीब कुर्सियाँ खाली थीं। वो सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे संगीता के साथ दाखिल होते देखकर सब यकलख्त खामोश हो गए। राजा रविशंकर की कुर्सी अभी अभी खाली थी। उसकी कुर्सी को मैं इसलिए पहचानता था कि वो तवील मेज की सिरे पर थी और उसकी पुश्तगाह दूसरी कुर्सियों से ज़्यादा ऊंची और मुनकिश थी। हाल में मौजूद लोगों पर भी मैंने एक तायराना नज़र डाली और फिर उस वक़्त मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गईं जब मैंने रात वाली हसीना को भी वहाँ मौजूद पाया। जब उससे तारुफ हुआ तो मुझे पता चला कि वो राजकुमारी वर्षा थी। ये इल्म होते ही कि मुझे अपने सारे जिस्म की जान निकलती महसूस हुई। अगर किसी को ये राज मालूम हो जाए तो क्या होगा। वो गुलाबी साड़ी में मलबूस थी और इस वक्त उसके हुस्न में तमक्कनत का अंदाज़ा था। वो रात की सी बात उसके किसी अंदाज से भी ज़ाहिर नहीं हो रही थी। जब मैं उससे मुतारफ़ हुआ तो वो अखलाकन बस खफीफ सा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में शनासाई का कोई हल्का सा भी तासर नहीं था, जैसे वह ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझसे मिली हो। उसका ये अंदाज इतना जानदार था कि मुझे रातों की बात पर खौफ का गमान होने लगा। अभी मुझे तमाम लोगों से तारुफ हासिल नहीं हो पाया था कि हाल में कांग बजने की मदम सी आवाज़ आई। सब लोग फौरन कुर्सियों से खड़े हो गए। उनका रुख दरवाजे की तरफ था। मैंने उधेड़ उम्र के एक वजीह शख्स को हाल में दाखिल होते देखा। सब लोग उसी के एहतराम में खड़े हुए थे। चाचा जी, संगीता ने सरगोशी में मुझे बताया। मैं खुद भी समझ चुका था कि वो शख्स राजा रविशंकर ही हो सकता है। वो पुरवकार अंदाज में आगे बढ़ता चला गया और उसके होंठों पर मुशक्काना सी मुस्कुराहट खेल रही थी। अपनी कुर्सी के करीब पहुंचकर वो रुका और फिर उसने दोनों हाथ हिलाकर सबको बैठने का इशारा किया। सब लोग बैठ गए तो संगीता बुलंद आवाज़ में बोली, चाचा जी, ये हैं मेरे दोस्त जिनका मैंने आपसे जिक्र कर चुकी हूँ, प्रिंस राहील। खूब, राजा रविशंकर ने सर हिलाया। हम तुमसे मिलकर खुशी हुई ए रानी शहजादे। मेरी भी खुशनसीबी है कि आपने शर्फ मुलाकात हासिल हुआ। मैंने जवाबन कहा, नाश्ता करो, राजा रविशंकर ने कहा और ख़ुद भी प्लेटों की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सब लोग नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। मैं बार बार किन आँखियों से राजकुमारी वर्षा की तरफ देखने लगा। वो मेरे सामने वाली कतार में थी, लेकिन दरमियानी फासला 6-7 कुर्सियों का था। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly